जय साथियों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए एक नई सीरीज लेकर आए थे, जिसमें आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह है उत्तराखंड में राजनीतिक जागृति। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए हम अपनी क्लास को वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा-सा पहले रिकॉल करते हैं कि हमने इससे पहले क्या-क्या देखा था। हमने देखा था कि हमारे उत्तराखंड में उस टाइम पे यहाँ पे कुमाऊँ कमिश्नरी थी। कहाँ पे? कुमाऊँ में। और यहाँ पे तुम्हारे पास टिहरी राज्य तो अलग चला, ठीक है? उसको हमने कंप्लीट कर लिया कि टिहरी के अंतर्गत कितने राजा हुए थे। और लास्ट में हमने ये भी कहा था कि टिहरी का भारत संघ में विलय किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार से हमने वहाँ पे शिवदेव सुमन जी के बारे में पूरा वहाँ पे देखा था, ठीक है? और अब हमको देखना है कि हमारे बचे हुए क्षेत्र में, जिसे कि हम कुमाऊँ कमिश्नरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमाऊँ कमिश्नरी कहते हैं। इसमें भी हमारे पास 2 जिले हैं, एक तुम्हारे पास गढ़वाल वाला हो गया, एक तुम्हारे पास कुमाऊँ हो गया, ठीक है? ठीक हो गया। और अब हमको देखना है कि धीरे-धीरे किस प्रकार से हमारे इस उत्तराखंड के अंतर्गत यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राजनैतिक जनजागृति शुरू होती है, ठीक है? मतलब कि अब लोग पॉलिटिकली रूप से तुम्हारे पास किस प्रकार से यहाँ पे अवेयर होते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे अपने-अपने संगठन बनते हैं, उसको हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है? तो पिछली कक्षा में हमने थोड़ा-सा देखा था कि कुमाऊँ के अंतर्गत यहाँ पे 2-3 चीज़ें, यहाँ पे 2-3 संघ यहाँ पे क्या बन गए थे, गढ़वाल के अंतर्गत, ठीक है? पहले हम गढ़वाल को देखा था, आज हम देखेंगे कुमाऊँ के अंतर्गत बनने वाले संगठन। तो पहले थोड़ा-सा रिकॉल करते हैं कि जो हमने कहा था कि गढ़वाल में, किसमें? गढ़वाल में अगर हम पॉलिटिकल अवेयरनेस देखते हैं, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले मैंने कहा था कि 1901 में, कितने में? 1901 में तुम्हारे पास यहाँ पे गढ़वाल यूनियन क्या बनता है? गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है यहाँ पे देहरादून के अंतर्गत। वहाँ पे जो लोग पढ़े-लिखे होंगे, वो थोड़ा-सा यहाँ पे जनजागृति के लिए यहाँ पे एक अपना संगठन बनाते हैं, जिसे हम गढ़वाल हितकारिणी सभा भी कहते हैं, ठीक है? उसके अंदर धीरे-धीरे अगर हम देखा कि मैंने कहा था कि 1904 में उसके बाद दूसरी जो सभा थी, वो टिहरी के अंतर्गत बनने वाली कौन-सी सभा थी? सरोला सभा। इसको भी हमने ढंग से देखा था कि सरोला सभा की स्थापना 1904 के अंतर्गत टिहरी में तुम्हारे पास तारादत्त गेरोला जी के द्वारा होती है, ठीक है? वो भी तुम्हारे पास ये मतलब कि एक किसी लिए जातिवाद के ऊपर बनने वाली पहली सभा भी थी। और जो तुम्हारे पास सरोला ब्राह्मण थे, उनको मतलब कि इस सभा के थ्रू ये कहा जाता है कि तुम अपने रूढ़िवादी को छोड़ो, जो तुम्हारे पास आडंबरवाद है, ठीक है? जो हमारा रूढ़िवादी सोच है, उसको सोचो, थोड़ा-से आप लोगों को आधुनिक शिक्षा की ओर भी बढ़ना चाहिए, ठीक है? ये तुम्हारे पास ये वाली सब हो गई। फिर मैंने कहा था कि 1907 के अंतर्गत यहाँ पे 2-3 चीज़ें बनती है, 2 चीज़ें बनती है, ठीक है? एक तुम्हारे पास गोरक्षणी, एक तुम्हारे पास गोरक्षणी सभा बनती है, वो तुम्हारे पास कहाँ बनती है? दुगड्डा में। कहाँ बनती है? दुगड्डा के अंतर्गत मैंने कहा था कि यहाँ पे गोरक्षणी सभा बनती है और तुम्हारे पास कौन करते हैं? धनीराम मिश्र द्वारा। कौन करते हैं? धनीराम मिश्र, ये कोटद्वार में होती है। कहाँ होती है? कोटद्वार के अंतर्गत धनीराम मिश्र के द्वारा 1907 में गोरक्षणी सभा की स्थापना होती है, क्योंकि उस टाइम पे जो गो हत्या हो रही थी, क्या हो रही थी? गो वध हो रहे थे, गो हत्या हो रही थी, उसके बारे में मतलब कि पब्लिक को अवेयर करना था कि हम धार्मिक मतलब कि जो हमारे पास गौ माता है, वो धार्मिक रूप से हम हमें कितनी यहाँ पे ज़्यादा वो है, ठीक है? महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर 1907 में मैंने कहा था कि इस भातृमंडल किसकी? गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना कहाँ होती है? लखनऊ में होती है, ठीक है? गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना 1907 में लखनऊ के अंतर्गत होती है। वो तुम्हारे पास मथुरा प्रसाद नैथानी कौन करते हैं? मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा 1907 के अंतर्गत गढ़वाल में यहाँ पे कहाँ पे? लखनऊ में भातृमंडल की स्थापना होती है। लेकिन उस भातृमंडल की जो तुम्हारे पास पहली बैठक होती है 1908 में होती है, वो तुम्हारे पास होती है कोटद्वार में। कहाँ होती है? कोटद्वार में होती है और उसकी अध्यक्षता तुम्हारे पास मैंने कहा था कौन करते हैं? कुलानंद बरतवाल। कुलानंद बरतवाल के द्वारा यहाँ पे उसकी अध्यक्षता की जाती है, ठीक है? उसमें थोड़ा-सा करेक्शन कर दें कि मैंने कहा था कि कल 1913 में, वो है 1914 में, कितने में? 1914 में मैंने कहा था कि यहाँ पे दुगड्डा में एक क्या होता है? एकता अधिवेशन। उसका नाम है तुम्हारे पास क्या है? एकता एकता सम्मेलन या एकता अधिवेशन जिसे हम कहेंगे, एकता सम्मेलन होता है, जिसमें कि ये सारे के सारे जितने भी गढ़वाल के अंतर्गत बनने वाले सामाजिक कार्यों के लिए बनने वाले जितने भी संगठन बने हुए थे, उनका मर्ज तुम्हारे पास किसमें किया जाता है? एक सभा में कहते हैं, उसे हम कहते हैं गढ़वाल सभा। क्या कहते हैं? गढ़वाल सभा। इसमें आपको कन्फ्यूजन है, मतलब कि अब जितने भी यहाँ पे हमारे सामाजिक कार्य होंगे, कहाँ पे? गढ़वाल के अंतर्गत होंगे, उसको हमको गढ़वाल सभा के अंतर्गत पढ़ना है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से थोड़ा-थोड़ा 20वीं सदी के प्रारंभ में, किसमें? 20वीं सदी के प्रारंभिक दौर में हमारे गढ़वाल में तुम्हारे पास राजनीतिक अवेयरनेस था, जो तुम्हारा पॉलिटिकल अवेयरनेस था, वो किस प्रकार से यहाँ पे उभर के आई थी, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हमको देखना है उत्तराखंड मतलब कि अब देखना है हमको कहाँ पे? अ, कुमाऊँ में। कहाँ पे देखना है? कुमाऊँ के अंतर्गत अब हमको यहाँ पे देखना है कि क्या-क्या होता है, ठीक है? तो आज का हेडिंग लागू कुमाऊँ में राजनैतिक जनजागृति, ठीक है? कल की क्लास में हमने गढ़वाल के बारे में देखा था, यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें बनी हुई थी। अब हमको देखना है कुमाऊँ के अंतर्गत। कुमाऊँ के अंतर्गत आप लोगों को पता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से जो हमारे पास कुमाऊँ का क्षेत्र था हमारे पास,
कुमाऊँ का क्षेत्र कहीं न कहीं गढ़वाल से तुम्हारे पास कहाँ था, आगे चल रहा था, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले गढ़वाल के अंतर्गत बनने वाली राजनैतिक सभा तुम्हारे पास कौन थी? गढ़वाल यूनियन कौन थी? गढ़वाल यूनियन थी, जो कि 1901 में गठित होती है। लेकिन कुमाऊँ के अंतर्गत बनने वाली पहली राजनीतिक, मैंने कहा था कि एक जो तुम्हारे पास क्लब था, वो तुम्हारे पास कौन था? डिबेटिंग क्लब कौन था? डिबेटिंग क्लब था, वो तुम्हारे पास बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा 1870 में, कितने 1870 में यहाँ पे गठित हो चुकी थी, ठीक है? मैंने फिर उसके बाद इसके बारे में हमने पूरा देखा कि 1871 में इनके द्वारा तुम्हारे पास यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार भी निकलता है, जो तुम्हारे पास क्या है, साप्ताहिक है, क्या है, साप्ताहिक है, ठीक है? और फिर मैंने कहा था कि जो तुम्हारे पास उत्तराखंड में कुमाऊं के अंतर्गत होने वाली पहली राजनीतिक सभा थी 1883 में, 1883 में तुम्हारे पास अल्मोड़ा के अंतर्गत, मैंने कहा था कि बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा एक सभा बुलाई जाती है, जिसमें कि मैंने कहा था कि एक एल्बर्ट बिल, किसमें, एल्बर्ट बिल के मतलब कि किसमें समर्थन में यहाँ पे एक मीटिंग बैठाई जाती है, किसके अंतर्गत, कुमाऊं के अंतर्गत, और उसकी अध्यक्षता भी तुम्हारे पास कौन करते हैं? बुद्धि बल्लभ पंत। तो हम देख रहे हैं कि मतलब कि उन 20वीं सदी से पहले भी यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे 19वीं सदी के लास्ट में तुम्हारे पास यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियां थोड़ा थोड़ा हमको कुमाऊं के अंतर्गत देखने को मिल रही थी। वो कहीं ना कहीं गढ़वाल से राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा क्या आगे थे, ठीक है? अब देखने की उसके बाद यहाँ पे कुमाऊं के अंदर क्या होता है, तो कुमाऊं के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पे एक लिखो हैप्पी क्लब, क्यों हो, 1901 में जिस प्रकार से वहाँ पे अवेयरनेस फैलाने के लिए इसकी स्थापना होती है, गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है, उस प्रकार से कुमाऊं में ये तुम्हारे पास एक गठन था, उसका नाम था हैप्पी क्लब। क्या होता है? हैप्पी क्लब। ये तुम्हारा होता है नैनीताल में, होता है नैनीताल के अंतर्गत, ये तुम्हारे पास हैप्पी क्लब की स्थापना होती है। इसे कर तुम्हारे पास कौन करते हैं? गोविंद बल्लभ पंत। अब धीरे धीरे आप लोगों को इन नामों को भी याद रखना, ठीक है? गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, ठीक है? अब इससे पहले हमने बुद्धि बल्लभ पंत जी का नाम यहाँ पर देखा, ठीक है? अब धीरे धीरे हम अब राष्ट्रीय आंदोलनों की ओर भी चल रहे हैं। मैंने कहा था कि अब हम 20वीं सदी में एंटर कर चुके हैं। अब हम 90 वो चीज दूर है जब हमारा देश आजाद होने को स्थिति में है, ठीक है? तो इसलिए अब धीरे-धीरे हमको यहाँ पे अलग-अलग नाम भी देखने को मिलेंगे, मतलब कि विभिन्न प्रकार के राजनेताओं के, किनके नाम? विभिन्न प्रकार के राजनेताओं के नाम मिलेंगे, ठीक है? विभिन्न प्रकार के क्रांतिवीरों के नाम मिलेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत, इसलिए धीरे-धीरे यहाँ से अब हिस्ट्री थोड़ा क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री अब क्या है, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है? परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पे जीबी पंत जी के द्वारा 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना होती है, और ये तुम्हारे पास जब वो अपनी एजुकेशन करते हैं तुम्हारे पास, उस टाइम पे तो ये मतलब कि कॉलेज के अंतर्गत कहाँ पे? कॉलेज के अंतर्गत होने वाली पहली राजनीतिक तुम्हारे पास ये राजनीतिक जो तुम्हारे पास क्लब था, वो तुम्हारे पास कौन सा था? हैप्पी क्लब। मतलब कि अब स्कूल में जो तुम्हारे पास स्कूल होती है इंटर लेवल की, वहाँ पर भी अब मतलब कि कहीं न कहीं पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाने के लिए भी यहाँ पे गतिविधियाँ चल रही, ठीक है? ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है, जो तुम्हारे पास 1903 है, अब यहाँ पे थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब उस 1903 के बाद, ठीक है, थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे अवेयरनेस हो गई थी, ठीक है? अल्मोड़ा अखबार भी ठीक-ठाक चल रहा था यहाँ पे। जब यहाँ पे जीबी पंत, कौन से? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, और यहाँ पे एक नाम और है, हरगोविंद पंत, क्या है? हरगोविंद पंत जी। ये अब देखो दूसरा नाम क्या है, ठीक है? इससे पहले बुद्धि वाला पंत, फिर दूसरा नाम सुनने को हमको मिला कौन-सा? जीबी पंत, और एक और मिली हरगोविंद पंत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उत्तराखंड में आधुनिक इतिहास के अंतर्गत। अब जब ये जीबी पंत, हरगोविंद पंत ने यहाँ पे अपनी प्रारंभिक शिक्षा, तो विद्यालय शिक्षा इन्होंने यहाँ पे पूर्ण कर ली थी। उसके बाद ये हायर एजुकेशन के लिए, किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए तुम्हारे पास कहाँ जाते हैं? उस टाइम आपको पता है कि एक ही यूनिवर्सिटी थी वहाँ का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कौन सी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब हमारे उत्तराखंड से जीबी पंत और हरगोविंद पंत कहाँ जाते हैं? हायर एजुकेशन लेने के लिए कहाँ जाते हैं? इलाहाबाद में जाते हैं। और ये दौर था तुम्हारे पास 1905 का, किसका था? 1905 का था। अब देखो 1905 के दौर में भारत ने जिस प्रकार से हम यहाँ पे जब चंद्रवंशीय, पौरवंशीय कौन-सा? यहाँ पे परमार वंश पढ़ दे, तो उस टाइम हम उत्तराखंड को भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देख रहे, ठीक है? जब हम यहाँ पे चंद वंश पढ़ते, तो उस टाइम हम देख रहे हैं यहाँ पे मुगल शासक कौन है, कौन है? मुगल शासक कौन थे? तो अब हमको ये दे अब धीरे-धीरे अब क्या है कि अब हम राष्ट्रीय आंदोलनों को भी यहाँ पे वो करेंगे, ऐड करेंगे। इसलिए हमको देखना है कि हमारे पूरे के पूरे भारत के अंतर्गत कौन-कौन सी राजनैतिक गतिविधियाँ हो रही है, अंग्रेजों के विरुद्ध कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, और उसका प्रभाव हमारे उत्तराखंड के इस भूभाग पर क्या पड़ेगा, उसे अब हमको देखना है, ठीक है? तो उस टाइम पे 1905 का डेट आपको सभी को पता है कि 1905 में तुम्हारे पास क्या हुआ था? आपको पता है कि 1905 में आपको एक वायसराय सुना होगा आपने, लॉर्ड कर्जन, के सुना?
थोड़ा-सा इंडिया की हिस्ट्री करते हैं, जिससे कि हमको थोड़ा समझने में यहाँ पे आसानी होगी। जब 1905 में यहाँ के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने यहाँ पे बंगाल विभाजन किया था। क्या किया था? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बंगाल विभाजन 1905 में। और जुलाई में कितने में? हाँ, मतलब कि जुलाई के अंतर्गत इन्होंने जुलाई 1918 कोई 18 जुलाई का 19 जुलाई के अंतर्गत 1905 को कितने को? 1905 को इन्होंने यहाँ पे सिर्फ़ घोषणा की थी। क्या करी थी? घोषणा की थी कि हम बंगाल को प्रशासनिक रूप से क्या करेंगे? उसका विभाजन करेंगे। अब देखो अंग्रेज़ों की इतनी गंदी नीति थी यहाँ पे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने, आप लोगों ने सुना होगा, फूट डालो, राज करो। ये नीति आप लोगों ने देखी होगी, मतलब कि फूट डालो, और मतलब कि हमारे देश में आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जातिवाद है, यहाँ पे मतलब कि धार्मिक, देखो हिंदू यहाँ पे रहते हैं, मुस्लिम समुदाय यहाँ पे रहता है, सिख, ईसाई जितने भी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है? तो इन्होंने क्या करा कि मतलब कि हर समुदाय में, चाहे जाति के तौर पर देखो, चाहे धर्म के तौर पर देखो, इन्होंने हमारे बीच फूट डाले और यहाँ का हमारा फ़ायदा उठा करके यहाँ पे खुद क्या किया, इन्होंने यहाँ पे राज किया। इसी को देखते हुए इन्होंने यहाँ पे प्रशासनिक रूप से इन्होंने कहा कि हम बंगाल की क्या करेंगे, यहाँ पे विभाजन करेंगे, जहाँ पे तुम्हारे बाद में आप लोगों को पता है कि बाद में धर्म के नाम पर आप लोगों को पता है कि भारत से तुम्हारे पास किसका उदय हुआ? पाकिस्तान। किसका हुआ? पाकिस्तान का, ठीक है? जहाँ पे तुम्हारे पास मुस्लिम कम्युनिटी बाहुल्य में थे, उसको उन्होंने पाकिस्तान घोषित कर दिया, और जहाँ पे हिंदू थे उसको इन्होंने इंडिया बना दिया, ठीक है? तो ये तो बात की बात है। तो 1905 में आपने देखा कि किस प्रकार से लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पे बंगाल का क्या करा, विभाजन करा। और उसके उसमें आप लोगों को पता है कि 16 अक्टूबर कितने को, 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाता है, औपचारिक रूप से, औपचारिक मतलब कि ऑफिशियली रूप से तुम्हारे पास यहाँ पे बंगाल का विभाजन हो जाता है, बंगाल विभाजन हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ठीक है? अब जब ये बंगाल विभाजन हो जाता है, तो यहाँ के लोगों के अंतर्गत इनकी नीतियों से बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग परेशान थे, ठीक है? तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे फिर यहाँ के जितने भी यहाँ पे राजनेता थे, जितने भी लोग थे, उनके द्वारा यहाँ पे तुम्हारे पास एक सबसे पहले जो आंदोलन चला जाता है, उसे कहते हैं हम स्वदेशी आंदोलन। क्या कहते हैं? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है? अगस्त में चलाया, कब चला था? अगस्त में, ठीक है? 7 अगस्त सन कितने में? हाँ, 7 अगस्त में चला गए थे, क्योंकि देखो अब जुलाई में तुम्हारे पास क्या हो गई थी, घोषणा हो चुकी थी, लेकिन अगस्त में तुम्हारे पास क्या चला गया, यहाँ पे 1905 में तुम्हारे पास क्या चला गया, स्वदेशी आंदोलन चला गया तुम्हारे पास कोलकाता से, ठीक है? टाउन हॉल से, कोलकाता के टाउन हॉल से तुम्हारे पास स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, ठीक है? अब इस स्वदेशी आंदोलन में तुम्हारे पे क्या था, जितने भी तुम्हारे पास क्या हैं, विदेशी चीज़ें हैं, जो तुम्हारे पास अंग्रेज़ द्वारा ब्रिटेन में बनाई जाती है, उनका हमको क्या करना है, यहाँ पे बहिष्कार करना है, ठीक है? 16 अक्टूबर को आप लोगों को पता है, ठीक है? फिर यहाँ पे लोगों ने जो तुम्हारे पास हिंदू मुस्लिम लोग थे, उन्होंने अपनी एकता को बढ़ाने के लिए एक-दूसरे की कला में भी यहाँ पे राखें बाँधी थी, ठीक है? मतलब कि अपनी एकता को दिखाने के लिए, ठीक है? कि हम अंग्रेज़ों के समक्ष ऐसे अलग नहीं होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है? तो यहाँ पे जब यहाँ पे बहिष्कार होते हैं, ठीक है? तो और कुल मिला के अपने स्वदेशी को अपनाना, किसको अपनाना? स्वदेशी को, ठीक है? अब देखो, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि जैसे यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो तुम्हारे पास औद्योगिकरण तुम्हारे पास कहाँ से होता है, तुम्हारा ब्रिटेन से कहाँ से होता है? ब्रिटेन से होता है। वहाँ पे जितने भी सारे तुम्हारे पास मशीनीकरण क्या होता है? मशीनीकरण होता है, ठीक है? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ से तुम्हारे पास क्या ले जाते हैं? कॉटन क्या ले जाते हैं? कॉटन हो गया तुम्हारे पास, ठीक है? रेशम के कीड़े क्या लाते हैं? रेशम ले जाते हैं, और वहाँ पे जितने भी कपड़े बनते हैं, सारे तुम्हारे पास कहाँ बनते हैं? ब्रिटेन में बनते थे, और उनको यहाँ पे हम ही से तुम्हारे पास यहाँ पे खरीद पाते थे, ठीक है? तो वो चीज़ देखना है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेज़ों को कम करने के लिए हम यहाँ पे अपने स्वदेशी को अपनाएँगे, खादी को अपनाएँगे, और कुल मिला के इनके स्वदेशी चीज़ों का यहाँ पे बहिष्कार करेंगे। तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हमारे पास कब से होती है? 1905 से होती है, बंगाल विभाजन के बाद होती है। इसमें आप लोगों ने सुना होगा कि बाल गंगाधर तिलक हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, उसको कहते हैं बाल लाल पाल। ठीक है? एक तुम्हारा बा से बाल गंगाधर तिलक, ला से लाला लाजपत राय, और पा से बिपिन चंद्र पाल। तो ये सारे के सारे चीज़ें ये हमारे उस स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ठीक है? क्योंकि जो तुम्हारा बिपिन चंद्र पाल थे, इन्होंने मतलब कि कहाँ से किया था? बंगाल से किया था, ठीक है? स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत। जो तुम्हारे पास लाला लाजपत राय थे, वो तुम्हारे पास पंजाब से, कहाँ से? पंजाब से इन्होंने अपने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। जो तुम्हारे पास बाल गंगाधर तिलक है, तुम्हारे पास महाराष्ट्र, कहाँ से? महाराष्ट्र से थे, और ये बाल गंगाधर तिलक आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन को पूरे हमारे संपूर्ण भारत में फैलाने का काम तुम्हारे पास किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने काम किया, ठीक है? अब मैं इतनी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब हम इसको समझेंगे तभी हमको पता चलेगा कि इस घटना का हमारे उत्तराखंड में क्या इफ़ेक्ट
पड़ता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब यहाँ से गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत यहाँ पे इलाहाबाद चलते हैं, कहाँ चलते हैं? जब हायर एजुकेशन के लिए अपना इलाहाबाद चलते हैं, तो उस टाइम में ये बात था तुम्हारे पास 1905 की, कभी थी? 1905 की थी और 1905 के अंतर्गत हमको पता है कि यहाँ पे तुम्हारा पास क्या चल रहा है? स्वदेशी, हमारे देश के अंतर्गत स्वदेशी आंदोलन चल रहा है। और ये तुम्हारे पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब इलाहाबाद के वहाँ पे एक मीटिंग बैठाई जाती है, मैंने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक, जब बाल गंगाधर तिलक जी यहाँ पे भाषण देते हैं, ठीक है? यहाँ पे 2 मुख्य नेता थे, जो कि स्वदेशी आंदोलन के बारे में यहाँ पे लोगों को बता रहे थे, जो तुम्हारे पास स्टूडेंट थे, उनको बता रहे थे। 2 नेता थे, एक तुम्हारे पास कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये 2 नेता आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। जब ये यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन के बारे में बता रहे थे, अंग्रेजों के जो बंगाल विभाजन है, इसके बारे में हमारे लोगों को बता रहे थे। कुल मिला के हमको पॉलिटिकली रूप से अवेयर करा रहे थे। उस टाइम पे यहाँ पे 2 विभिन्न सबसे महत्वपूर्ण थे उस टाइम पे। एक थे तुम्हारे बाल गंगाधर तिलक और तुम्हारे पास थे गोपाल कृष्ण। और इस सभा में तुम्हारे पास कौन थे उत्तराखंड से? जीबी पंत और हरगोविंद पंत। तो देख रहे होंगे कहीं न कहीं अब हमारे लोग जो है कि राष्ट्रवाद से पूरे राष्ट्रवाद से तुम्हारे पास जुड़ रहे हैं धीरे-धीरे। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ़ मैंने कहा था कि 19-20वीं सदी से पहले लोगों ने गोरखाओं का अत्याचार देखा था। उनको अंग्रेज़ों की नीतियाँ अच्छी लग रही थी, इसलिए उन्होंने उनका विरोध कभी नहीं किया। लेकिन अब मैंने कहा था कि यहाँ पे नए जनरेशन आ गए, वो धीरे-धीरे पढ़ने के लिए आगे चलते हैं, शिक्षा का यहाँ पे वो हो गया, तो इसलिए वो कहीं न कहीं हमारे देश में राष्ट्रवादी आंदोलनों से जुड़ जाएँगे। क्योंकि जो स्वदेशी आंदोलन है, वो कोई क्षेत्रीय आंदोलन नहीं है, वो तुम्हारे पास पूरा क्या है, तुम्हारे पास राष्ट्रीय आंदोलन है। तो जब यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक चले थे, तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिए गए भाषणों से हमारे हरगोविंद पंत यहाँ पे क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। इसलिए जो ये बोलेंगे इन्हीं की विचारधारा पर तुम्हारे पास हरगोविंद पंत भी चलते हैं। इसलिए हरगोविंद पंत के जो तुम्हारे राजनैतिक गुरु थे, वो तुम्हारे पास कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इसमें एक पॉइंट लिखना है कि जो तुम्हारे पास बाल गंगाधर तिलक थे, वो हरगोविंद पंत के किसके? हरगोविंद पंत के राजनैतिक गुरु थे। ठीक हो गया। अब बचे तुम्हारे पास कौन? जीबी पंत। तो यहाँ पे थोड़ा-सा एक पॉइंट लेना है कि गोविंद बल्लभ पंत जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब यार इनके जो तुम्हारा गोपाल कृष्ण गोखले ये तुम्हारे पास थे नरमपंथी। क्या थे? नरमपंथ के थे। नरमपंथी ये तुम्हारे पास कौन थे? गरमपंथी। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हरगोविंद पंत उत्तराखंड में आएँगे, तो किस मिजाज में आएँगे? गरम में। ये तुम्हारे पास किस मिजाज में आएँगे? नरम दल में आएँगे। ठीक है? अब देखो, अब लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जब यहाँ पे क्या होता है बंगाल विभाजन, ठीक है? तो 1905 के अंतर्गत यहाँ पे नैनीताल में कहाँ पे? नैनीताल में भी यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन होता है, ये होता है? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत थोड़ा-थोड़ा देखने को मिलती है और जिसके अध्यक्ष तुम्हारे पास कौन होते हैं? गोविंद बल्लभ पंत। अगर पेपर में आता है कि पहला राष्ट्र आंदोलन कब होता है तो 1905 में होता है। कहाँ होता है तुम्हारे पास? नैनीताल के अंतर्गत होता है और तुम्हारे पास कौन उसको लीड करते हैं तो गोविंद बल्लभ पंत जी करते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद धीरे-धीरे आप लोगों को पता है कि धीरे-धीरे अब क्या हो गया यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 गुट बन जाते हैं, ठीक है? 1907 में कितने में? 1907 को आपने सूरत अधिवेशन देखा होगा। क्या देखा? 2 मतलब कि 1907 को सूरत अधिवेशन आपने देखो कांग्रेस का क्योंकि 1885 में कांग्रेस की यहाँ पे स्थापना हो चुकी थी। वो क्यों हो चुकी थी हमने पिछली कक्षा में उसके बारे में चर्चा की थी। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे कांग्रेस के बीच 2 फाड़ हो जाते हैं। एक तुम्हारे पास गरम दल और एक तुम्हारे पास नरम दल। क्या बात कौन सा दल? नरम दल। अब देखो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें थी, ठीक है? एक तुम्हारे पास गरम दल के थे, वो मानते थे कि अब जो तुम्हारे पास नरम दल के हैं, वो कहते हैं कि हम लीगल तरीके से कैसे? संवैधानिक रूप से अपनी माँगों को अंग्रेज़ों के समक्ष रखेंगे और गरम दल का कहना था कि पूरा का पूरा देश हमें है, हमें तुम्हारे पास क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, देश हमारा है, हम तुमसे कोई भी यहाँ पे आग्रह नहीं करेंगे और नरम दल वाले थे कि हम मतलब कि कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के फ़ेवर में थे कि हाँ, अंग्रेज़ तुम लोग शासन कर लो, लेकिन हमारे फ़ेवर में तुम क्या करो? नीतियाँ बनाओ। ब्रिटिश शासक के अंडर में ही हम एक औपनिवेशिक रूप से कार्य करेंगे, लेकिन अपनी सरकार बनाएँगे। लेकिन इनका था कि पूर्ण रूप से हमें क्या चाहिए यहाँ पे? स्वराज चाहिए। ये तुम्हारे पास कौन थे? गरम दल और नरम दल। अब 1905 साल में जब ये अधिवेशन हो जाता है, तो इसके बाद कुमाऊँ के जितने भी तुम्हारे पास कौन थे? नरमपंथी कौन थे? नरमपंथी और गरमपंथी वो भी तुम्हारे पास 2 भागों में
बढ़ जाते हैं। उसके बाद 1908 के बाद जितने भी तुम्हारे पास क्या होते हैं अधिवेशन होते हैं, पूरे के पूरे जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं, उसमें कुमाऊँ से सिर्फ तुम्हारे पास कौन जाते हैं? नरमपंथी। कौन जाते हैं? क्योंकि उस टाइम पे नरमपंथियों की तुम्हारे पास संख्या क्या थी? ज़्यादा थी। वो मतलब कि गरमपंथियों पर भावी पड़ जाते हैं, ठीक है? अब 1908 में जब ये होते हैं, तो धीरे-धीरे कुमाऊँ के जितने भी बड़े-बड़े राजनेता थे, वो राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आने लग जाते हैं कि हाँ भाई, अब क्योंकि देखो अगर ज़्यादा भीड़ जाएगी तो उतना वो नहीं करेंगे। लेकिन उसने दिखाया कि कमिश्नरी से भी जाके पूरा अंग्रेज लोग शासन देख रहे हैं, वहाँ से भी 1-2 मुख्य लोग आ रहे हैं, वो भी तुम्हारे पास कौन से हैं? नरमपंथी। कौन से हैं? नरमपंथी। तो अब जो बचे हुए क्षेत्र तुम्हारे पास कौन थे यहाँ कुमाऊँ में? गरमपंथी। कौन थे? गरमपंथी थे। फिर उनको अब नरमपंथी अलग-अलग हो गए, ठीक है? ये इनकी बात कभी मानते थे नहीं। तो इसलिए 1912 में, कितने में? 1912 में यहाँ पे ये अपने ही अलग कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कहाँ पे? कुमाऊँ के अंतर्गत। उसे कहते हैं हम कुमाऊँ कांग्रेस। क्या कहते हैं? कुमाऊँ कांग्रेस। इसमें थोड़ा-सा एक पॉइंट देना कि 1912 के अंतर्गत कुमाऊँ कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। ये तुम्हारे पास होती है कहाँ पे? अल्मोड़ा। कहाँ होती है? अल्मोड़ा में तुम्हारे पास 1912 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। और तुम्हारे पास कौन सी पंथी थी? नरम पंथी। यहाँ पे थोड़ा-सा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ समझना है, जो तुम्हारे पास नरमपंथी है, वो गरमपंथियों पर हावी पड़ रहे हैं। क्या पड़ रहे हैं? हावी पड़ रहे हैं। कहीं न कहीं तुम्हारे पास यहाँ पे नरमपंथियों का पलड़ा भारी पड़ रहा है, ठीक है? क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जितने भी राजनेता हैं, राष्ट्रीय राजनेता, उनके किसका सहयोग तुम्हारे पास है? गरमपंथियों का है। किसका है? नरमपंथियों का है, ठीक है? अब यहाँ पे जब धीरे-धीरे यहाँ पे नरमपंथी आगे बढ़ता है, कौन-सा? नरमपंथी मैंने कहा था कि कहीं न कहीं तुम्हारे पास किसके फेवर में है? अंग्रेजों के फेवर। ये कह रहे हैं कि तुम शासन तुम कर लो, लेकिन हम तुम्हारे अंडर में शासन करेंगे, लेकिन नीतियाँ कौन बनाएगा? हम। लेकिन गरमपंथी के ऐसे उन्होंने कहा कि अंग्रेज हमारे देश में रहेंगे नहीं भाई, ये देश हमारा है, हम तुमसे कोई आग्रह नहीं करेंगे कि तुम हमारे ये करो, सो करो, ठीक है? हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, ठीक है? जब यहाँ पे नरमपंथी इस केस में जाते हैं, जब यहाँ पे नरमपंथी गरमपंथियों पर हावी पड़ जाते हैं, तो बात है तुम्हारे पास 1913 की। किसकी? 1913 की। और एक ही अखबार चल रहा है जो कि तुम्हारे पास किनके फेवर में बोल रहा था? अंग्रेजों के। किसके? क्योंकि जब यहाँ पे आपने सुना होगा अल्मोड़ा अखबार। क्या था? ढंग से देखना, अल्मोड़ा अखबार जब 1871 में बना था, मैंने कहा था कि उस टाइम इसके सभा तुम्हारे पास कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत। अरे बुद्धि बल्लभ पंत को भी ये किसने कहा था ये बनाने के लिए? अंग्रेजों ने। किसने कहा था? अंग्रेजों ने। क्योंकि भाई यहाँ के जनताओं में पॉलिटिकल अवेयरनेस लाने के लिए तुम अपना एक क्या करो? न्यूज़पेपर बनाओ। और अब इसमें तो सोचने वाली बात है कि भाई अंग्रेज लोग उनको बनाने के लिए कह रहे हैं, मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई नीतियों का यहाँ पे तुम्हारे पास क्या करते? विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि कौन करा? तुम्हारा बुद्धि बल्लभ पंत। लेकिन धीरे 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 यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार जब यहाँ पे समाप्त होने के कगार में था, बंद होने के कगार में था, तो बात आती तुम्हारे पास 1900 और हमारे उत्तराखंड में एक जिस प्रकार से 1915 में पूरे के पूरे इंडिया के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? पूरे के पूरे इंडिया के अंतर्गत यहाँ पे महात्मा गांधी जी की एंट्री होती है। किसकी? किस प्रकार से हमारे पूरे भारत को में यहाँ पे राजनीतिक रूप से एक निर्णायक रूप में रहते तुम्हारे पास कौन? महात्मा गांधी रहते हैं, ठीक है? 1915 में उस प्रकार से ही हमारे उत्तराखंड में 1913 में एक दिग्गज यहाँ पे राजनेता की एंट्री होती है। उसका नाम तुम्हारे पास क्या है? बद्रीदत्त पांडे। क्या है? बद्रीदत्त पांडे। लेकिन ये तुम्हारे पास कौन से पंथी के थे? बहुत ज्यादा गर्म पंथी। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा देखना है। अब यहाँ से हमारे कुमाऊं का जो तुम्हारे पास पॉलिटिकल जो तुम्हारे पास वो था, वो तुम्हारा थोड़ा सा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वो किस प्रकार से हुआ? बद्रीदत्त पांडे जी के आने से। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या थे? नरमपंथी थे। मतलब कि अभी तक जिन्हें नरमपंथी चुपचाप बैठ गए थे, अब उनका साथ देने के लिए तुम्हारे पास कौन आ गए? बद्रीदत्त पांडे आ जाते हैं। तो जब ये अल्मोड़ा अखबार यहाँ पे बंद होने के कगार में था, तो 1913 में यहाँ पे इस अल्मोड़ा अखबार की, किसकी? इस अल्मोड़ा अखबार के जो तुम्हारे पास संपादक हैं, वो तुम्हारे पास कौन बनते हैं? बद्रीदत्त पांडे। और ये पहले भी एक अखबार निकलता तुम्हारे पास इलाहाबाद से, वो तो तुम्हारे पास पायनियर का, पायनियर अखबार में भी ये तुम्हारे पास कार्य कर चुके थे तुम्हारा बद्र पांडे। अब जब वो यहाँ पे हमारे अल्मोड़ा के अंतर्गत आते हैं, तो अल्मोड़ा अखबार की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं। कौन? बद्रीदत्त
पांडे। हाँ, ये तो आपको पता है कि गर्मपंथी के मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा जितने भी नीतियां बन रही है उनका खुल करके विरोध तुम्हारे पास करते हैं। और अल्मोड़ा अखबार में उनके इस बारे मतलब कि जितने भी वो थे उनके विरोध में यहाँ पे सारे के सारे तुम्हारे पास खबर कौन छापते हैं, बद्रीदत्त पांडे छापते हैं। अब लोगों को पता चल गया कि हाँ धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक जनमानस जितने भी आवाम था हमारा, गांव गांव के लोग थे, उनके बारे उनको अंग्रेजों के बारे में कुछ पता नहीं। हाँ भाई, उन्होंने कहा कि ठीक है गोरखाओं से, ये तो ठीक है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे खबर तुम्हारे पास कौन पहुंचने लगे, बद्रीदत्त पांडे पहुंचने लगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा पढ़ने की, बद्र पांडे यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे की एंट्री होती है और अल्मोड़ा अखबार क्या करते हैं, ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनते हैं। बाद में आप लोगों को पता है कि 1918 में, कितने में, 1918 में यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार तुम्हारे पास क्या होता है, बंद हो जाता है। उसके पीछे एक कहानी है, एक कुली की एक कहानी है, उसको हम आगे वो करेंगे। और 1918 के बाद मैंने कहा था कि यहाँ पे शक्ति नामक अखबार पत्र अब अलग ही छापे तुम्हारे पास, कौन, बद्रीदत्त पांडे। अब धीरे धीरे 1918 की तरफ जा रहे हैं हम, तो मतलब कि अब धीरे धीरे हम राष्ट्रवादी होने लगे, ठीक है। यहाँ के लोग भी इतना ज्यादा अवेयरनेस हुई कि अंग्रेजों के जितने भी बारे में यहाँ पे लिखना है तुम्हारे पास, किसने, शक्ति नामक अखबार ने, ठीक है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अब देखो, अब पूरे के पूरे भारत में किसमें, पूरे के पूरे आप लोगों को पता है कि मुंबई से आप लोगों को पता है कि 1916 में, कितने में, 1916 में यहाँ पे तुम्हारे पास किसकी, होम रूल लीग, किसकी, होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग की शुरुआत हमारा किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने यहाँ पे, और एनी बेसेंट ने यहाँ पे क्या करा था, होम रूल लीग। होम रूल लीग मतलब क्या होता है, देखो उस मतलब कि इनका मतलब ये होता है कि हमारे, अब जैसे देखो पूरे की पूरे भारत में तुम्हारे पास कौन है, ब्रिटेन, कौन है, ब्रिटिश है, ठीक है। लेकिन उस टाइम को आपको पता है कि जैसे वो थी क्या थी, प्रेसिडेंसी थी, जैसे बंगाल हो गया, और ये नॉर्थन वाला हो गया, मद्रास हो गया, और मुंबई हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है। तो उसमें ये कहते थे कि भाई जो हमारा स्टेट है उसमें मतलब कि पूर्ण का पूर्ण मतलब कि हमारा क्या चाहिए, हमको पूर्ण स्वशासन क्या चाहिए, पूर्ण स्वशासन चाहिए। मतलब कि तुम इंटरनेशनल ट्रेड देख लो, सब चीज देख लो तुम, मतलब कि पूरी सेना तुम देख लो, लेकिन अपने स्टेट में नीतियां कौन बनाएंगे, हम बनाएंगे। मतलब कि वहां पे हमारा होम रूल, मतलब कि हमारे घर का रूल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमारा रूल होना चाहिए। वो तुम्हारा किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। और उसके 2 साल पहले यार ने कि अल्मोड़ा में बद्रीदत्त पांडे और विक्टर मोहन जोशी के द्वारा यहाँ पे होम रूल की स्थापना हो जाती है। तो इसमें कि 1914 में यहाँ पे होम रूल की स्थापना कौन कौन करेंगे, एक ही दिक्कत हमारे पास देता है, कौन है, बद्रीदत्त पांडे। तो 1914 के अंतर्गत अल्मोड़ा में यहाँ पे होम रूल की स्थापना कौन करते हैं, बद्रीदत्त बीडी पांडे करते हैं। और दूसरा नाम यार ने कि विक्टर मोहन जोशी के द्वारा यहाँ पे होम रूल की स्थापना हो जाती है। तो लगा लो कि हमारे यहाँ पे नरम जो गर्मपंथी के नेता थे वो हमारे मतलब कि गिने चुने थे, क्या थे, गिने चुने थे। और वो देखो हमारे राष्ट्रीय नेताओं से किस प्रकार से प्रभावित थे कि उन्होंने उनके द्वारा विचारधारा को 2 साल पहले ही अपने अल्मोड़ा में क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अंग्रेजों को इतने विरोध चलिए हो, लगाओ तुम अब, ठीक है। उस टाइम पे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरी की पूरी सेना किसकी है, अंग्रेजों की है। पूरी नीतियां किसकी है, अंग्रेजों की है। बड़े बड़े नेता किसके फेवर में है, इस चीज को आप लोगों को देखना है। ठीक हो गया। अब किस प्रकार से और क्या क्या होता है यहाँ पे, 1914 में लेने की यहाँ पे प्रेम सभा की स्थापना करते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत, प्रेम सभा। अब देखो नाम से लगे प्रेम सभा की, हाँ भाई हम आपस में मिलेंगे, अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को रखेंगे और उनको अंग्रेजों के समक्ष रखेंगे, मतलब कि लीगल तरीके से, किस तरीके से, लीगल तरीके से, ठीक है। लेकिन हमारे जो कर्मपंथी थे उस चीज को मानने वाले नहीं थे। फिर 1913 में एक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, 1913 में यहाँ पे शुद्ध साहित्य समिति की भी यहाँ पे स्थापना हो जाती है। क्योंकि अभी तक जितने भी तुम्हारे पास कौन है, अंग्रेजी कौन चला, अंग्रेजी लैंग्वेज, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अपनी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए यहाँ पे शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना होती है। और वो तुम्हारे पास कौन करते हैं, स्वामी सत्यदेव परिव्राजन, कौन करते हैं, स्वामी सत्यदेव परिव्राजकन करते हैं, कौन करते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से इसको याद रखना कि शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना 1913 में होती है कुमाऊं में। और कौन करते हैं, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक करते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें थोड़ा अब स्थिति यहाँ पे चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमको एक चीज देखना है, ठीक है। इतनी चीजें यहाँ पे बद्रीनाथ पांडे आ चुके हैं, यहाँ पे खुल के यहाँ पे अंग्रेजों का विरोध होने लग गया। दो फाड़ हो चुके हैं, गर्म पंथ और नरम पंथ। लेकिन अब यहाँ पे आप बोलते हैं कि 1916 में, कितने में, 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन होता है, क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा हमारी जो तुम्हारे पास राजनीतिक स्थिति है उसमें थोड़ा सा घुमाव होता है। क्यों होता है, देखो क्योंकि 1915 में, कितने में, 1915 में यहाँ पे तुम्हारे पास कौन एंट्री कर देते हैं भारत के अंतर्गत, महात्मा गांधी, कौन करते हैं,
महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की यहाँ पे एंट्री हो जाती है। मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से 1913 में अल्मोड़ा के अंदर का बीडी पांडे आते हैं, उस प्रकार से यहाँ पे तुम्हारे पास कौन आता है? महात्मा। अब थोड़ा-सा यहाँ पे स्थिति बदल जाएगी, ठीक है? क्यों बदल जाएगी? क्योंकि वो एक बड़ी महान वो थे बैरिस्टर, क्या थे? वो पूरे दक्षिण अफ्रीका से पूरी वकालत सीख के अपने आ चुके थे। उनको बहुत ज़्यादा वो था यहाँ पे। अब यहाँ पे जब 1915 में महात्मा गांधी आते हैं, तो हमारे कहीं न कहीं हमारे राजनीति पर तुम्हारे पास क्या पड़ता है? इफ़ेक्ट पड़ता है। अब महात्मा गांधी ने देखा यार कि यहाँ पे 2 मतलब कि है तो सारे हैं, सबके मुद्दे एक ही हैं, लेकिन उनके अलग-अलग क्या है मतलब कि प्रोटेस्ट करने के अलग-अलग तरीके हैं, ठीक है? उसके लिए उन्होंने एक चरमपंथी और एक नरमपंथी। अब ये 2 फाड़ दी गया। जब महात्मा गांधी आते हैं तो जब आपने देखा कि चाहे तुम्हारे पास 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो गया, ठीक है? खेड़ा सत्याग्रह हो गया, अहमदाबाद वाला हो गया। तो लोगों ने दिखाया कि महात्मा गांधी के आने से मतलब कि अंग्रेज़ों ने इनकी इतनी बात कैसे मान ली। जैसे देखो ना आपने चाहे तुम्हारे पास खेड़ा देखा आपने, चाहे तुम्हारे पास आपने चंपारण देखा, कौन सा देखा? चंपारण सत्याग्रह देखा, चाहे तुम्हारे पास अहमदाबाद मिल वाला देखा आपने। तो यहाँ पे कहीं न कहीं बाद में अंग्रेज़ों ने इनकी बात क्या कर ली? स्वीकार कर दी और उसका एक ही मुद्दा तुम्हारे पास उसका एक ही कारण था क्या? सत्याग्रह, क्या था? सत्याग्रह। अब ये शब्द नहीं आए हमारे इतिहास में, हमारे पॉलिटिक्स के अंतर्गत महात्मा गांधी के आने से यहाँ पे एक शब्द की उत्पत्ति देख लोगों को एक चीज़ देखने को मिला कि सत्याग्रह क्या? सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए अगर मैं इसका समास पूरा करता हूँ, तो सत्य के लिए आग्रह। इसका मतलब सत्याग्रह का मतलब ये है कि हर सत्याग्रह करने वाला हम उसे कहते हैं सत्याग्रही, क्या कहते हैं? सत्याग्रही कहते हैं। अब सत्याग्रही के अंदर क्या था? देखो सत्याग्रही मतलब होता है कि हमको सत्य के साथ चलना है। क्या चलना है? सत्य के साथ चलना है मतलब कि जो भी नीतियाँ हमारे हमारे विरुद्ध बन रही है, अगर हमको उसके विरोध में जाना है, तो हमको अहिंसा किसका? अहिंसा का मार्ग लेना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात अहिंसा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि उनको पता है कि भाई हथियारों से तो हम हथियार लेस पूरी उनकी फ़ौज पूरी है, हथियार लेस है, हम उनके साथ लड़ सकते हैं नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम मतलब कि प्रोटेस्ट करेंगे, मतलब कि सत्याग्रही का मतलब वही होता है कि जो अपने शत्रु को किसको? अपने शत्रु को मतलब कि किसी हथियार से ना मार करके उसके मतलब कि सत्य का आग्रह करना। उसके मतलब कि अंतरात्मा तक उसको पहुँचाने की भाई जो तू गलत ये कर रहा है, ये तुम्हारे पास क्या है? गलत है, ठीक है? मतलब कि उनकी नीतियों के विरुद्ध प्रोटेस्ट करना लेकिन किस रूप में? सत्याग्रह के रूप में करना, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे सत्याग्रह शब्द आ जाता है, तो हमारे उन्होंने दिखाया कि महात्मा गांधी के आने से मतलब कि ब्रिटेन के लोग भी क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे पास कौन सी प्रोसेस हो रहा है तुम्हारे पास? लीगल किस हो रहा है? देखो अगर जैसे आप लोग आज भी देखते होंगे सरकार ने कोई नीतियाँ बना दी सपोज़ दैट और हम उसके विरोध में हैं, मतलब कि हमें वो नीतियाँ अच्छी नहीं लगी, तो क्या तुम लोग क्या करते हैं कि हम सीधा पत्थर मारते हैं सरकार पे? या वहाँ पे डंडे लेके, बंदूक लेके चले जाएँगे? नहीं, वहाँ पे एक लीगल तरीके से पहले ज्ञापन दिया जाता है जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, ठीक है? पहले वहाँ के सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर। आपको पता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा अधिकारी तुम्हारे पास कौन होता है? एसएसपी होता है। कौन होता है? एसएसपी होता है, ठीक है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर होता है। पहले हम इसको ज्ञापन देंगे कि भाई हम अपने इस चीज़ के लिए सरकार के विरुद्ध क्या करें? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए वहाँ पे आपकी पुलिस पुलिस फ़ोर्स लगेगी। मतलब कि आपकी सुरक्षा आप प्रोटेस्ट करेंगे लेकिन उसकी सुरक्षा भी तुम्हारे पास ज़िम्मेदारी कौन लेता है? सरकार लेती है। कौन लेती है? सरकार। सरकार के कौन से तुम्हारे पास डिपार्टमेंट करता है? पुलिस। तो पहले आप ज्ञापन देंगे मतलब कि एक लीगल प्रोसेस होती है। क्या होती है? लीगल प्रोसेस होती है, ठीक है? तो ये नहीं कि मतलब कि तुम किसी के विरुद्ध जा रहे हो, मतलब उस टाइम तुम्हारे पास सरकार कौन है? ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटिश है। तो हमको इसके विरुद्ध जाना है तो ये नहीं कि हम ये करेंगे, लेकिन हम किसका प्रयोग करेंगे? सत्याग्रह का प्रयोग करेंगे। तो मतलब कि अब धीरे-धीरे यहाँ पे महात्मा गांधी की जब एंट्री होती है और 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, तो इन सब चीज़ों को ये लोग जान लेते हैं, जितने भी चाहे गर्मपंथी हैं, चाहे तुम्हारे पास नरमपंथी हैं, ठीक है? तो 1916 में यहाँ पे दोबारा आप लोगों को पता है कि तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है? कांग्रेस क्या हो जाता है दोबारा से जुड़ जाती है, क्या हो जाती है? आपस में जुड़ जाती है। गरमपंथ और नरमपंथ एक होकर के फिर से कांग्रेस यहाँ पे संगठित हो जाती है। तो इस चीज़ का कारण था कि हमारे उत्तराखंड में भी यहाँ पे मतलब कि कहीं न कहीं नरमपंथी और गर्मपंथी आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। तो इसीलिए यहाँ पे जब गर्मपंथी और नरमपंथी आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे मुद्दे क्या हैं सारे? एक ही हैं, इसलिए हम अपने पूरे के पूरे क्षेत्र में सामाजिक कार्यों के लिए एक तुम्हारे पास एक संगठन बनाएँगे आपस में और वो संगठन हर साल एक अपना अधिवेशन करेंगे, जिसमें कि पूरे साल के अंतर्गत होने वाले जितने भी नीतियाँ बन रही हैं, कुछ भी कानून बन रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट में दिसंबर में कितने में? आप लोगों को पता है कि जो चाहे कांग्रेस अधिवेशन है, चाहे कुमाऊँ अधिवेशन है, वो तुम्हारे पास साल के अंतिम महीने में दिसंबर या जनवरी में, नवंबर या दिसंबर के अंतर्गत अधिवेशन होते हैं और उस बारे में क्या करेंगे यहाँ पे चर्चा करेंगे और उसके बारे में फिर सरकार से क्या करेंगे? आग्रह करेंगे। क्या करेंगे?
सत्याग्रह करेंगे। ठीक हो गया। तो कुमाऊँ के अंतर्गत अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लिखो, कुमाऊँ के अंतर्गत एक राजनीतिक संगठन बनता है, उसे कहते हैं कुमाऊँ परिषद। क्या कहते हैं? कुमाऊँ परिषद, कुमाऊँ काउंसिल कहते हैं। और इसकी स्थापना तुम्हारे पास कब होती है? 30 सितंबर 1916 को अंतर्गत ये तुम्हारे पास नैनीताल में। कहाँ होती है? नैनीताल के मझेड़ा में। कहाँ होती है? नैनीताल के मझेड़ा में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुमाऊँ परिषद की क्या होती है, यहाँ पे स्थापना होती है 30 सितंबर 1916। इसमें हरगोविंद पंत हो गए और पंडित गोविंद बल्लभ पंत हो गए, चाहे तुम्हारे पास बद्रीदत्त पांडे हो गए, हरगोविंद पंत हो गए, ये सारे के सारे मिल करके अपने क्षेत्रीय मुद्दों को अपने पूरे उत्तराखंड में सामाजिक कार्यों करने के लिए, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, इनके विकास करने के लिए यहाँ पे कुमाऊँ परिषद की स्थापना करते हैं। ठीक है। अब हमको पढ़ना है इसके अधिवेशन क्या होता है। अब थोड़ा सा इसमें आपको समझ में यहाँ पे क्या होता है, देखो। जैसे ही हमारा कुमाऊं है, ये पूरा पूरा उत्तराखंड है, उत्तराखंड। ठीक है, मैं टिहरी को नहीं ले रहा हूँ, टिहरी को, ये सब है हमारा पूरा का पूरा ऐसे वो वाला क्षेत्र है रियासत को छोड़ करके, जिसपे कि तुम्हारे पास यहाँ पे कमिश्नरी काम, मतलब कुल मिला के यहाँ पे कौन काम कर रहे हैं? ब्रिटिश। कौन कर रहे हैं? ब्रिटिश काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को ये चीज याद रखनी है कि हमारे यहाँ पे 30 सितंबर 1916 को यहाँ पे कुमाऊं परिषद की स्थापना हो जाती है, जो कि अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के बात करेंगे, उस पे मतलब कि उसके बाद सरकार के समक्ष उन मुद्दों को रखते हैं लीगल तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे कुमाऊं परिषद का मतलब क्या है, देखो सपोज यार यहाँ पे ये वाला क्षेत्र हो गया, ये तुम्हारे पास क्या हो गया? उधम सिंह। कौन सा हो गया? यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे फिर सपोज चंपावत हो गया, ये यहाँ पे पिथौरागढ़ हो गया, क्या हो गया? ये तुम्हारे पास यहाँ पे नैनीताल, ये अल्मोड़ा, ये बागेश्वर, ये चमोली, और ये तुम्हारे पास पौड़ी। क्या हो गया? पौड़ी। अब आप लोगों को ये चीज उन्होंने क्या कहा कि देखो हर क्षेत्र में क्या से, हर क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति होगा। क्या होगा? एक प्रमुख व्यक्ति हो गया। अब वो प्रमुख व्यक्ति क्या दिखा कि एक साल के अंतर्गत सब चीज दिखा कि यहाँ की जो तुम्हारे पास क्या है, जनता है, क्या है, ये यहाँ का तुम्हारे पास क्या है, समाज है, उसकी क्या क्या मतलब यहाँ पे पीड़ा है, क्या है, क्या क्या उनको मतलब कि यहाँ पे वो करना पड़ रहा है, अंग्रेजों के विरुद्ध जो नीतियां है, मतलब कि उनका समाज किन चीजों से यहाँ पे कुल मिला के परेशान है, किस चीज है, क्या है, परेशान है। ठीक है। इस क्षेत्र अब सपोज यहाँ उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे किससे परेशान है, कोली बिगाड़ से। किस है? क्योंकि कोली बेगारी वह प्रथा थी अंग्रेजों टाइम पे जो कि पूरे के पूरे संपूर्ण उत्तराखंड में लागू थी, उससे हर एक जनमानस क्या था, परेशान था। बेगारी मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, बिना श्रम के पैसा, बिना श्रम मतलब कि बिना पैसे के श्रम, बिना पैसे के श्रम कराना। ठीक है, किसी तुमको श्रम कराना है, कार्य कराना है, और उसके बदले में तुमको अगर पैसा नहीं मिलता है, उस समय कहते हैं बेगारी। क्या कहते हैं? बेगारी। और कौन सी बेगारी? कुली। मतलब आपको अंग्रेजों को सामान एक जगह से दूसरी जगह ढोना है और उसका आपको पैसा नहीं मिलता था, उसे हम कहते हैं कूली बेगारी। क्या कहते हैं? और उसको आगे देखेंगे हम कूली बेगारी में कि कूली बेगारी हो गया, कूली उतार हो गया, कूली चढ़ाव हो गया, ठीक है, कूली बर्दाश्त हो गया। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। तो अब इसमें इस वाले चित्र में देखा कि हमारे यहाँ किसकी प्रॉब्लम है, जल की। किसकी है? इस वाले चित्र में कहा कि हमारे यहाँ किसकी प्रॉब्लम है, शिक्षा की। किसकी है? शिक्षा की है। ये वाला क्षेत्र आगे इन्होंने पौड़ी वालों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ किसी किस किस हाँ वन से किससे परेशान है, वन वन से संबंधित, क्योंकि वनों के द्वारा वनों पे तुम्हारे पास कहीं ना कहीं मैंने कहा था कि 1964 में यहाँ पे वन विभाग की स्थापना हो जाती है, और इसीलिए यहाँ पे मैंने कहा था 1968 में तुम्हारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे कुमाऊं वन विभाग की स्थापना, और 1969 में 1869 में गढ़वाल वन विभाग की स्थापना हो जाती है। तो मतलब कि अब मैंने कहा था कि वनों पर उनका तुम्हारे पास हो गया नियंत्रण। हो गया नियंत्रण। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एक खेती है, एक तुम्हारे पास दूसरा क्या है, तुम्हारे पास संसाधन, एक वन, ये क्या है, वन है। तो हम मैंने कहा था कि यहाँ की जनता कहीं ना कहीं तुम्हारे पास कहाँ किस पर डिपेंड है, वनों पर डिपेंड है। और इन वनों पर डिपेंड है तो मतलब कि हमारा घास हो गया, जल हो गया, लकड़ी हो गया, सारे वनों से आते हैं। तो अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए इन्होंने हमारे इन वन संसाधनों पर प्रतिबंध लगा दिए। मतलब कि अगर आप लोगों को वनों का अगर यहाँ पे दोहन करना है, कुछ भी चीज यहाँ पे यूज करनी है, तो हमें क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि वनों पे भी इन्होंने क्या लगा दिया, यहाँ पे टैक्स लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिए, कोई लोग इससे परेशान है। तो ये सारे के सारे अपनी पूरी समस्या लेकर के एक जगह पे मिलते थे, और वहां पे मतलब कि अपनी बातों को रखते थे, और उसे हम कहते हैं अधिवेशन। क्या कहते हैं? अधिवेशन। तो कुमाऊं परिषद की हमें क्या पढ़ना है, अधिवेशन पढ़ना है। मतलब कि हर अधिवेशन में इन्होंने अपने अपने मुद्दों को रखा होगा। तो पहला इसमें थोड़ा सा आवरण की कुमाऊं कुमाऊं परिषद के अधिवेशन तो 1916 में स्थापना हो जाती है, और इसकी पहली तुम्हारे पास कब होती है, अधिवेशन तुम्हारे पास कब होता है, 1917 में। और ये तुम्हारे पास कहाँ होता है,
अल्मोड़ा के अंतर्गत होता है और इसकी अध्यक्षता देखो हर एक चीज़ की एक कौन करेगा अध्यक्षता करेगा क्या करेगा क्योंकि आप देखो आप कोई भी परिषद बना रहे आप कोई भी तुम्हारे पास के बना रहे आप कोई भी एक सभा या संगठन बना रहे हैं आपको कहीं न कहीं उसको सरकार से रजिस्टर कराना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मतलब कि रजिस्टर अब जैसे आपने वहाँ देखोगे ना प्रजामंडल क्या देखोगा? प्रजामंडल जब आप वहाँ पे सिर दुश्मन पढ़ते तो मैंने कहा था कि उन्होंने क्या नहीं किया था वहाँ पे इनको क्या नहीं दिया था? मान्यता नहीं दी थी, ठीक है? तो उसी प्रकार से जब यहाँ पे सरकार से हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है कि हाँ, पे सरकार ने बोला हाँ, ये लीगल है, ठीक है? मतलब कि उसमें एक अध्यक्ष होगा और वो अध्यक्ष पूरी बातों को रखेगा और उसको वहाँ के कमिश्नर के समक्ष रखेगा, तब कमिश्नर उस पे क्या करेगा? उस बातों को अमल में लाएगा। तो अल्मोड़ा के अंदर होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता तुम्हारे पास कौन करते हैं? जयदत्त जोशी जी करते हैं। जयदत्त जोशी करते हैं। दूसरा अधिवेशन तुम्हारे पास अगले साल होता है 1918 में। ये तुम्हारे पास कहाँ होता है? हल्द्वानी में होता है और इसकी अध्यक्षता तुम्हारा कौन करता है? तारादत्त गैरोला। कौन करते हैं? तारादत्त गैरोला, ठीक है? क्योंकि ये तुम्हारे पास कहाँ से है? गढ़वाल से। कहाँ है? क्योंकि गढ़वाल से भी हमको एक साथ लेना है क्योंकि हमको जरूर नहीं कि हम सिर्फ कुमाऊं के अब कुमाऊं गढ़वाल के तुम्हारे पास है एक ही है क्योंकि तुम्हारा पूरे के पूरे कमिश्नरी के अंतर्गत गढ़वाल भी आता है। तीसरा होता है तुम्हारा 1919 में और ये तुम्हारे पास कहाँ होता है? कोटद्वार में और इसकी अध्यक्षता तुम्हारे पास करते हैं बद्री दत्त जोशी जी। फिर 1920 में तुम्हारे पास होता है ये तुम्हारे पास काशीपुर में उधम सिंह अंतर्गत होता है और इसकी अध्यक्षता तुम्हारे पास कौन करते हैं? हरगोविंद पंत जी करते हैं। और फिर 1923 में ये तुम्हारे पास आते हैं टनकपुर में टनकपुर में और इसकी वो कर तुम्हारा बद्रीदत्त पांडे और लास्ट तुम्हारा पास होता है 1926 में ये तुम्हारे पास होता है गनियाधौली में होता है। गनियाधौली तुम्हारे पास कहाँ पड़ता है? रानीखेत में पड़ता है और रानीखेत तुम्हारे पास कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में कहाँ पड़ता है? और ये इसकी अध्यक्षता तुम्हारे पास किसने की थी? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। ये आपको याद है, ठीक है? कभी पेपर में अब क्योंकि पेपर आप लोग देख रहे हो कि लेंथी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है? इनमें से पूरा दे देगा, ठीक है? इसमें से क्या दे देगा? पूरा देगा, इसमें से कहीं पे एक नाम को क्या कर देगा? चेंज कर देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सा असत्य है, ठीक है? इसलिए आपको ढंग से देखना है, ठीक है? हमारे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल कितने होते हैं? टोटल कुमाऊं परिषद के यहाँ पे 6 अधिवेशन होते हैं। इन अधिवेशनों में वहाँ की जनता अपने-अपने मुद्दों को रखते हैं। अब मैंने बताया कि किस प्रकार से ये फिर सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे, ठीक है? और पहले तुम्हारे पास 1917 में लगातार होते हैं 1920 तक, फिर 23 में, फिर 26 में होते हैं। फिर पहले अल्मोड़ा, हल्द्वानी, कोटद्वार, काशीपुर, टनकपुर और गन्याधौली, रानीखेत में। फिर इसके अध्यक्षता तुम्हारे वहाँ कौन करते हैं? जयदत्त जोशी, तारादत्त गैरोला, बद्रीदत्त जोशी, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे और बैरिस्टर मुकुंदी लाल। और इसके बाद हमको देखने की हर अधिवेशन में कौन-कौन से मुद्दे रखे होंगे। आप लोग थोड़ा-सा अगर देख रहे होंगे मैंने जितने भी इससे पहले क्लास में देखा होगा इससे आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं कि इनके जो मुख्य मुद्दे क्या मुख्य मुद्दे तुम्हारे पास कौन-कौन से होंगे? जंगल, कौन से होंगे? जंगल या फिर वन नियम, कौन से होंगे? जो वनों पे प्रतिबंध लगा रखा है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे पास कौन है? कुली, कौन सी है? कुली बेगारी प्रथा, जैसे हम बेगारी कहेंगे, ठीक है? और यहाँ पे सामाजिक कार्य, कौन सा? सामाजिक कार्य के अंतर्गत जितने भी शिक्षा हो या कुरीतियाँ हो या जातिवाद, धर्मवाद जो भी है, ये तुम्हारा किसके अंतर्गत आएगा? सामाजिक कार्यकर्ता के अंतर्गत आता है। इसलिए अब इस चीज़ में आपको थोड़ा देखना है कि जो पहले-पहले के हमारे कौन थे अध्यक्ष थे, वो तुम्हारे पास कौन थे? नरमपंथी, कौन थे? चाहे तुम्हारे पास जयदत्त जोशी है, चाहे तारादत्त गैरोला है, चाहे तुम्हारा बद्रीदत्त जोशी, ये सारे के सारे तुम्हारे पास कैसे हैं? नरमपंथी, कौन से हैं? नरमपंथी। इसलिए आप लोग इसको ढंग से देखना है कि 1920 के बाद तुम्हारे पास कौन आ चुके हैं यहाँ पे? हरगोविंद पंत जो कि तुम्हारे पास सबसे तगड़े के थे उस टाइम के करमपंथी थे और इसीलिए आप लोगों ने एक पढ़ा होगा कि 13-14 जनवरी 1921 को यहाँ पे कुली बेगारे का अंत कर दिया जाता है बागेश्वर के उत्तरायणी मेले के दिन 1921 14 जनवरी 1921 को तुम्हारे पास कौन कर देते हैं यहाँ पे क्या हो जाता है यहाँ पे कुली बेगारे का अंत हो जाता है क्योंकि दिसंबर में तुम्हारे पास क्या होती है अधिवेशन होते हैं दिसंबर सपोज है दिसंबर 1920 में तुम्हारे पास क्या हुआ अधिवेशन और 1920 में तुम्हारे पास कौन है यहाँ पे हरगोविंद
पंत जी हैं। लगाओ कि उनका इतना तगड़ा वहाँ पे अध्यक्षता की होगी कि उसकी अगले महीने जनवरी में तुम्हारे पास ही हो गया वहाँ पे पूरी बेकारी का अंत हो चुका था। अब मतलब कि धीरे-धीरे फिर चाहे तुम्हारा बद्रीधर पांडे है, चाहे बैरिस्टर मुकुंद राय है, सारे के सारे तुम्हारे पास कौन से पंथी हैं? गर्मपंथी हैं। अब धीरे-धीरे आप लोग देखोगे कि 1921 वो दिन दूर नहीं है जब हम कहाँ पहुँच जाएँगे 1947 में पहुँच जाएँगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना देखो आपने किस प्रकार से यहाँ पे कुमाऊँ अधिवेशन होते हैं। अभी ये पूरा नहीं हुआ, ठीक है? अभी हमको हर अधिवेशन के अंतर्गत क्या-क्या होता है, ठीक है? अभी न्यायिक जाति सुधार अधिनियम आएगा, ठीक है? न्यायिक बालिका अधिनियम आएगा, ठीक है? वो सारे इन्हीं अधिवेशनों के बीच के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि अगर हमने कुमाऊँ परिषद के अधिवेशन पूरे पढ़ लिए हैं, तो मतलब कि हमारे पूरे के पूरे कुमाऊँ का इतिहास पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो कल की क्लास में हम इन अधिवेशनों के बारे में चर्चा करेंगे, किस अधिवेशन में क्या-क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ें क्योंकि अब ये आप लोगों को पता है कि 27 में इलेक्शन है, इसलिए आपको पता है कि इलेक्शन से पहले पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पे तुम्हारे पास वैकेंसी देखने को मिलती है, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी। आज के लिए जय हिंद।